वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में अपन 2-3 टॉपिक का स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले आपको ओव्यूल्स टाइप के बारे में जो ओव्यूल की संरचना क्या है, कितने प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म फैमिलीज में, उसके बारे में अपन ने स्टडी किया था। तो सबसे पहले अपन प्रेजेंटेशन टाइप की बात करते हैं। तो वैसे तो आपको टैक्सोनॉमी में भी हमने बताया है और सारी फैमिलीज के अंदर उदाहरण से बताया कि एंजियोस्पर्म के विभिन्न फैमिलीज में 6 प्रकार के बेसिकली जो बीजांड न्यास पाए जाते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन का मतलब बीजांड न्यास इस किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा जो है वो अपन पहले लेंगे। प्लेसेंटेशन का अर्थ होता है ओव्यूल्स का ओवरी में प्लेसेंटा पर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन कहलाता है। अर्थात बीजांड का अंडाशय में पाए जाने वाले प्लेसेंटा पर बीजांडों के व्यवस्थित क्रम को बीजांड न्यास कहते हैं। और ये बीजांड फ्यूनिकुलस से लगा हुआ प्लेसेंटा में पाया जाता है और प्लेसेंटा की पोजीशन ओवरी में कहाँ है और उसके आधार पर ये ओव्यूल 6 प्रकार के होते हैं। और एक ओव्यूल के इवोल्यूशन से संबंधित इसमें प्लेसेंटेशन के इवोल्यूशन से संबंधित एक थ्योरी है जिसका नाम है एपेंडिकुलर थ्योरी, यानी उपांगी सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन गोथे द्वारा किया गया था और जिसमें प्रिमिटिव जो कार्पल है जिसे एक नॉन फोटोसिंथेटिक 3 वेंड डॉर्सिवेंट्रल स्ट्रक्चर माना गया है और उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर जो है जिसमें ये 3 वेन्स है और एक मिडिल है और ये उसकी मार्जिन है। उस मार्जिन की फोल्डिंग के बाद में ये धीरे धीरे और आपके ओवरी का डेवलपमेंट, कार्पल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया और उसके ऊपरी वाले भाग से स्टिग्मा का निर्माण हुआ, मध्य भाग से स्टाइल और बेसल भाग जो है उससे ओवरी का डेवलपमेंट हुआ। और इस ओवरी के अंदर इस मार्जिन के फोल्डिंग के पश्चात जहाँ फोल्डिंग हुई मार्जिन की, वहाँ पे मार्जिन जो है मार्जिन यानी उपांग का निर्माण हुआ और इस प्रकार से मार्जिनल प्रेजेंटेशन है वो सीमांत प्रेजेंटेशन जो फेबेसी में पाया जाता है वो सबसे प्रिमिटिव माना गया है। और धीरे धीरे इसके अंदर जो प्लेसेंटा है वो संपूर्ण भित्ति तक फैल गया और भित्तीय प्लेसेंटेशन का निर्माण हुआ जो कि पेपावरेसी कुल आर्जिमोन उसमें पाया जाता है, क्रूसिफेरियम पाया जाता है। और इसके बाद में प्लेसेंटा का इंट्रूजन सेंटर की ओर हुआ जिसमें प्लेसेंटा की पोजीशन है वो ओवरी के बिल्कुल ही सेंटर में। तो ये ओवरी जो है इसके सेंटर में ये आपके प्लेसेंटा की पोजीशन है और ये इसको टीएस में जो अलग अलग चित्र के द्वारा आपके बुक में से दिए हुए जो हमने आपको पहले भी बताया था वो एक्साइल प्रेजेंटेशन ये मुख्य रूप से सोलेनेसी में पाया जाता है, मालवेसी में पाया जाता है, इसके अलावा रूटेसी में पाया जाता है। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन के अंतर्गत जो एक्साइल प्रेजेंटेशन है उसमें जो पट है उनके डिसअपीयरेंस के विलुप्त होने के बाद में फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन का निर्माण हुआ। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन के अंदर ये पूरी ओवरी में सेंटर में प्लेसेंटा पाया जाता है जो बेस और अंडाशय के टिप से जुड़ा रहता है और ओव्यूल है वो एक ही लॉक्यूल के अंदर फ्रीली पाए जाते हैं, उसे फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये कैरियोफिलिसी फैमिली में और प्राइमुलेसी में पाया जाता है। इसके अलावा सुपरफिशियल की बात करते हैं परिरंभीय, ये आपके निम्फिया में पाया जाता है जिसके अंतर्गत जो प्लेसेंटा है वो थिक हो जाता है, मध्य भित्ति की ओर आ जाता है, सेंटर से थोड़ा बाहर की ओर, उसे सुपरफिशियल परिभित्ति कहते हैं। ये निम्फिया में पाया जाता है और बेसल प्लेसेंटेशन जो है आधारित इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे एंड में जो इवोल्यूशन हुआ तो उसमें प्लेसेंटा है वो बेस की ओर रिड्यूस हुआ, बेस की ओर, और इस प्रकार से ये प्लेसेंटेशन आपके आधारित प्रकार का प्लेसेंटेशन कहलाता है और ये सबसे प्रिमिटिव प्रकार का प्लेसेंटेशन है वो माना गया है। सबसे एडवांस टाइप का प्रेजेंटेशन माना गया है, ये आपके एस्टेरेसी फैमिली में पाया जाता है। तो सबसे एडवांस प्रेजेंटेशन टाइप जो बेसल है जो कि आपके एस्टेरेसी में पाया जाता है। तो ये प्रेजेंटेशन टाइप कौन कौन से हैं, किस किस फैमिली में पाए जाते हैं, उनको चित्र सहित आपको एक्सप्लेन करना होता है। ये काम हम आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में भी देते हैं और इसकी स्लाइड भी आपके एग्जाम में आती है। तो ये तो आपके प्रेजेंटेशन की बात हुई। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसके अंतर्गत अपन मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे और मेगास्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत मेगास्पोरोजेनेसिस जिसे अपन भू बीजाणु जनन कहते हैं और
इससे पहले अपन ने ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ी है। ओव्यूल जैसा कि आप जानते हो बीजांड है वो एंजियोस्पर्म का गुरु बीजाणु धनी है मेगास्पोरेंजियम में, उसमें ओव्यूल है। और उस ओव्यूल जैसे यंग स्टेज में होता है उसका डेवलपमेंट होता है, तो सबसे पहले उस ओव्यूल में एक आर्किस्पोरियल सेल होती है, इसे हिंदी में प्रप्रसूतक कोशिका कहते हैं। प्रप्रसूतक कोशिका जो होती है ये आर्किस्पोरियल सेल है जिसका साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है और ये काफी एक्टिव होती है। ये अभी प्लेसेंटा पे ये ओव्यूल है वो डेवलप हो रहा है। जैसे जैसे ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे इसके अंदर आपके मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया भी संपन्न होती है। तो ये आर्किस्पोरियल सेल सबसे पहले प्रप्रसूतक कोशिका इसमें एक्टिव होती है और ये प्रप्रसूतक कोशिका एक ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। पहली कहलाती है प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी प्राथमिक बीजाणुधन कोशिका, प्राइमरी पैरेटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी पैरेटल सेल जो है ये पुनः विभाजित करती है। देखिए इसके साथ साथ ये लेटर में भी आपके ओव्यूल के जो टिश्यू है जो आगे डेवलप होकर इंटेग्यूमेंट का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से डेवलपमेंट साथ साथ चलता है। प्राइमरी पैरेटल सेल के पहले ट्रांसफर डिवीजन अपनतिक और परिणतिक विभाजन के द्वारा ये कुछ भित्ति कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये आगे और डिवाइड होकर के भित्तियां बनाती हैं और ये पैरेटल सेल्स कहलाती हैं। इसके साथ साथ प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल होता है, ये बिना किसी डिवीजन के डायरेक्ट ही मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह बिहेव करती है और उसके अंतर्गत फर्स्ट जो डिवीजन है यानी कि मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे मियो फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट के द्वारा पहले ये डायट का निर्माण होता है और काफी ज्यादातर केस में वॉल फॉर्मेशन भी साथ साथ होता है, लेकिन कुछ प्लांट में वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, तो एक ही कोशिका में द्विकेंद्रीय स्थिति पाई जाती है। अब यहाँ पे ये डायट सेल्स होगी यानी कि दो कोशिका, यहाँ पे ये हैप्लोइड न्यूक्लियस है। अब मियोसिस सेकंड जब होगा, मियोसिस सेकंड में तो यहाँ पे पैरेटल सेल और डिवाइड हो जाएगी और मियोसिस सेकंड के बाद में यहाँ पे मियोसिस सेकंड के बाद में यहाँ जो बनने वाली चारों कोशिका है हैप्लोइड सेल्स हैं, ये एक लीनियर अरेंजमेंट में स्थित होगी। ये एक लीनियर अरेंजमेंट है, इसे कहेंगे लीनियर टेट्राड। ये चारों मेगास्पोर कहेंगे, ये चारों मेगास्पोर है गुरु बीजाणु है जो कि एक लीनियर टेट्राड के रूप में, चतुष्क के रूप में, और इसके ऊपर ये पैरेटल सेल्स है, साथ साथ ये इंटेग्यूमेंट भी डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो मियोसिस फर्स्ट सेकंड के बाद में जब ये लीनियर टेट्राड बन गया है, मेगास्पोर बन गए, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म के अंतर्गत जो कि पॉलीगोनम टाइप का जो डेवलपमेंट होता है, यानी जो 81% एंजियोस्पर्म फैमिली में पॉलीगोनम प्रकार का एम्ब्रियोजेनी पाई जाती है, ये एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट पाया जाता है, तो इसे अपन मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत लीनियर टेट्राड का जो चैलाजल एंड का मेगास्पोर होता है, जो चैलाजा की ओर स्थित होता है, वो प्रकार्यरत होता है यानी फंक्शनल होता है, परंतु माइक्रोपिलर एंड के तीनों जो ये माइक्रोपिलर एंड है, इधर के ये तीनों जो मेगास्पोर है ये आपके डीजेनरेट हो जाएंगे। तो इधर के ये तीनों मेगास्पोर है वो डीजेनरेटिंग मेगास्पोर है और चैलाजल एंड इधर है, ये माइक्रोपिलर एंड है, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट मिल रहे हैं वो माइक्रोपिलर एंड है, इसके अपोजिट चैलाजल एंड है। तो चैलाजल एंड का जो मेगास्पोर है ये आपके मोर एक्टिव होता है और ये साइज में बड़ा हो जाता है, ये कहलाता है फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल यानी प्रोकार्यर गुरु बीजाणु, और बाकी तीन है वो डीजेनरेट हो गए। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, पहला तो क्या है कि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो कि डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल की तरफ बिहेव करती है, तो ये डिप्लॉयड सेल है जो कि आपके स्पोरोफिटिक फेज की लास्ट सेल है, और मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है उसमें मियोसिस के द्वारा फंक्शनल मेगास्पोर का डेवलपमेंट मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा क्या है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा प्रकार्यरत यानी कि फंक्शनल मेगास्पोर का निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो ये मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में इस जो फंक्शनल मेगास्पोर हैं वो मोस्टली चैलाजल एंड का होता है और माइक्रोपिलर एंड के तीन जो मेगास्पोर वो डीजेनरेट होते हैं।
अब सेकंड जो बात है कि इसके आगे क्या होता है, आगे ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। अभी तो मेगास्पोर जेनेसिस हो गया है और एक फंक्शनल मेगास्पोर का निर्माण हो गया है। अब इस एक फंक्शनल मेगास्पोर से पूरा ही एम्ब्रियो सैक बनेगा, यानी कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये फंक्शनल मेगास्पोर मेल गैमेटोफाइट जो होता है, मेल गैमेटोफाइटिक फेज का फर्स्ट स्टेज, ये पहली सेल है और इस एक कोशिका से अभी क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। जैसा आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत देखा गया कि वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के द्वारा आपके 4 जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, जो पोलन टेट्राइड जिसे कहते हैं, तो ये माइक्रोस्पोर वहाँ चारों फंक्शनल होते हैं, लेकिन और उस प्रत्येक माइक्रोस्पोर से फिर पोलन ग्रेन बनता है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट बनता है और जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल और स्पर्म न्यूक्लियाई बनते हैं। तो वो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है। लेकिन यहाँ पे एक फंक्शनल मेगास्पोर मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म केसेस में होता है जो पॉलीगोनम टाइप का होता है, इसे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट कहते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे भी हैं जिसमें 4 में से 2 मेगास्पोर फंक्शनल रहते हैं और 2 डिजेनरेट होते हैं, और इसके अलावा कुछ एंजियोस्पर्म स्पीशीज इस प्रकार की जिसमें 4 मेगास्पोर फंक्शनल रहते हैं। तो ये मोनोस्पोरिक टाइप का, बाइस्पोरिक टाइप और टेट्रास्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट कहलाता है। अब अपन बात करेंगे आगे एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट की बात करेंगे। एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट जिसे कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये दोनों नाम है। मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन या भ्रूणकोश, ये नाम है भ्रूणकोश, भ्रूणकोश का परिवर्धन। भ्रूणकोश कैसे बनेगा, भ्रूणकोश का मतलब है वो फीमेल गैमेटोफाइट है। अभी मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ है, इससे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमेट यानी एग का निर्माण होगा। अभी एग नहीं बना है, तो वो फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होगा, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म केस में एक फंक्शनल मेगास्पोर से होगा और जिसे कहते हैं मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट या पॉलीगोनम टाइप का। तो ये शॉर्ट में अपन देखते हैं, वैसे डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये आपके फंक्शनल मेगास्पोर है और ये फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें अब आगे माइटोसिस ही होंगे। तो माइटोसिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 बार होते हैं। माइटोसिस फर्स्ट से देखिए, ये माइक्रोपिलर है, ये चैलेंज लैंड है, ये 2 आपके ये वैक्यूलेशन हो गया और ये 2 न्यूक्लियाई बन गए माइटोसिस फर्स्ट। ये माइटोसिस फर्स्ट है, तो एक केंद्र ऊपर और एक नीचे, बीच में ये वैक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है। इसके बाद माइटोसिस सेकंड में ऊपर की जो माइक्रोपिलर एंड यानी एक ध्रुव इधर है एक इधर है, ऊपर 2 न्यूक्लियाई बन गए, ये डिवाइडिंग न्यूक्लियाई है, और 2 नीचे की और 2 न्यूक्लियाई बन गए, माइटोसिस सेकंड। इसके बाद माइटोसिस में थर्ड होता है, तो ऊपरी सिरे पर जो है आपके माइक्रोपिलर एंड है, वहां पे 4 न्यूक्लियाई और 4 न्यूक्लियाई चैलेंज लैंड में बनते हैं और बीच में वैक्यूल्स और साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। अब ये माइटोसिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद में ये जो 8 न्यूक्लियाई बन गए, अब इसका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट कैसे होगा, अभी तो केवल एक कॉमन साइटोप्लाज्म में देयर आर 8 न्यूक्लियाई, इसके बाद इनका रीअरेंजमेंट होता है और फिर साइटोकाइनेसिस होता है। तो रीअरेंजमेंट में देखिए, एक माइक्रोपिलर एंड का न्यूक्लियस और एक चैलेंज एंड का न्यूक्लियस, इसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ये कहलाते हैं ध्रुवीय केंद्र। ये दोनों केंद्र सेंटर की ओर आएंगे, एक ऊपर से एक नीचे से, और सेंटर के अंदर यहाँ पे एक कोशिका बनती है जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं। यहाँ पे एक सेल में डबल न्यूक्लियाई आपको दिखाई देंगे और ये दोनों न्यूक्लियाई जो है वो पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं और ये फिर आपस में फ्यूज होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस का मतलब द्वितीय केंद्र का निर्माण करेंगे जो द्विगुणित होता है। अब प्रत्येक सिरे पर 3-3 केंद्रक है वो आपके स्थित हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पे साइटोकाइनेसिस के द्वारा कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो माइक्रोपिलर एंड की जो तीनों आपके माइक्रोपिलर एंड की जो तीनों कोशिकाएं जो है ये आपके, जिसमें एक एग सेल है जो मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव और लार्ज सेल है, वो एग सेल है जिसके अंदर फीमेल गैमेट यानी एग का निर्माण होता है, ये एग के रूप में। इसके साथ में 2 सहायक कोशिकाएं भी पाई जाती है जिसे सिनर्जिड्स कहते हैं, ये दोनों सिनर्जिड्स है और एग सेल प्लस सिनर्जिड्स, एग इसे एग एपरेटस कहते हैं जिसमें एग सेल प्लस सिनर्जिड्स सहायक कोशिका, तो ये एग एपरेटस यानी अंड समुच्चय कहलाता है। तो ये अंड समुच्चय जिसमें कोशिका कितनी है 3,
सेंटर के अंदर दोनों पोलर न्यूक्लियस से बनने वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये दो इसके अंदर एक है, एक कोशिका, लेकिन इसमें केंद्र जो है वो दो है। पहले ये दो अलग अलग केंद्र होते हैं, एक कॉमन भित्ति से, और नीचे आपके तीन जो कोशिका निचले सिरे पे वो आपके चैलाजियल एंड पे वो सिनर्जिड यानी प्रतिमुखी कोशिका एंटीपोडल सेल कहलाती है। ये एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुखी कोशिका कहलाती है। तो यहाँ पे जैसे ये अब ये जो संरचना है ये जो बनी है वो एक फंक्शनल मेगास्पोर के द्वारा बनी है। फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें माइटोसिस फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद केंद्रकों का रीअरेंजमेंट और फिर साइटोकाइनेसिस, इसके बाद में